सारथी। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर, कांकेर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। योगी और शाह भी आएंगे। दिल्ली में ओबीसी पर बीजेपी का महामंथन, जातीय जनगणना की काट खोजेंगे पार्टी के दिग्गज। अमित शाह और सीएम योगी के साथ बनेगी रणनीति। मराठा आरक्षण के समर्थन में 2 और सुसाइड, 14 दिन में 27 की मौत। सर्वदलीय बैठक में सभी दल आरक्षण के पक्ष में, जारंगे ने छोड़ा पानी। शराब नीति केस में केजरीवाल से आज ईडी पूछताछ करेगी। 30 अक्टूबर को समन जारी किया था। अप्रैल में सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की थी। सरयू नदी में नाव पलटी, 2 की मौत, 7 लापता। छपरा में दियारा से खेती कर लौट रहे थे लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी मौजूद। दिल्ली मेट्रो ने वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया। मोमेंटम 2.0 से पैसेंजर सफर के दौरान खरीदारी कर सकेंगे। डेस्टिनेशन स्टेशन पर मिल जाएगा ऑर्डर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। कांकेर के गोविंदपुर मैदान में पीएम की संकल्प महारैली होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां पर कांकेर के गोविंदपुर मैदान में पीएम की संकल्प महारैली आयोजित की जाएगी। स्टार प्रचारक के रूप में संकल्प महारैली का आयोजन किया जाएगा। चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा में 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ जनता होगी शामिल। पीएम मोदी कर सकते हैं भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां वो 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ जनता को भी संबोधित करेंगे और साथ ही 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के पक्ष में वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ बुलाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के पक्ष में वोट मांगते भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र भी आज प्रधानमंत्री जारी कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। साथ ही 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के पक्ष में वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री और साथ ही एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए कांकेर से हमारे साथ संवाददाता मिंटू जुड़े हुए हैं। मिंटू, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री लगभग कितने बजे तक छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे? जी देखिए, बात करूँ प्रधानमंत्री जी की, तो उनका जो दौरा है वो 1 बजे का रखा गया। वो करीब 1 बजे पहुंचेंगे। अगर सुरक्षा को बात किया जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे जिले को जो है सुरक्षा को लेके जो तमाम जवान है उनको लेकर पूरा टापू में तब्दील कर दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार के यहाँ पे कोई चूक ना हो। उनके आगमन के लिए करीब 3 हेलीपैड का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 2 जो हेलीपैड है वो डामरीकरण से है और एक जो है कंक्रीट का बना हुआ है। जी, साथ ही जैसा कि अभी आपने बताया था कि सुरक्षा के लिए भी कई प्रकार से विशेष इंतजामात किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के पक्ष में वोट मांगेंगे, जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे। और तमाम क्या कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत कर सकते हैं? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, बस्तर जो संभाग है, जो कांकेर जिला बस्तर संभाग में आता है और इसमें कुल जो है 11 विधानसभा है।
जहां पे करीब 9 प्रत्याशियों के लिए यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी जी अपना हुंकार भरेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर आपको बात किया जाए इस बस्तर संभाग, तो ये बस्तर जो संभाग है ये पूरी तरह कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि इस बस्तर संभाग में एक भी जी। भाजपा का कोई भी विधायक नहीं है। एक विधायक था जो भीमा मंडावी जी, जिनको नक्सलियों द्वारा बम से उड़ा देकर उनकी डेथ कर दिया था। उसके बाद से जो ये बस्तर में पूरा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये जो बस्तर संभाग में पैर पसारने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको लाया जा रहा है, उनको प्रचार किया जा रहा है, ताकि जो है इनका सही तरीके से प्रचार हो और ये अपना पैर पसार सके। और अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री जी को लेके जो जिले से लेके तमाम प्रदेश भर के जो कमेटी के मेंबर है सब यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। और जो इस जनसभा में एक बड़ी बात कही जा रही है कि जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी भानु प्रतापपुर आए थे तब कर्ज माफी की बात करते हुए कुछ और भी घोषणाएं की थी, जिसको देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कांग्रेस को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री को जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ बड़े वादे करने पड़ेंगे जनता से, जिससे कि क्योंकि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो आप बात कर रहे हैं बस्तर संभाग की, तो वहां पर बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता विधायक के रूप में नहीं है। वहां पर एक तरीके से वो पूरा गढ़ जो है वो कांग्रेस का माना जा रहा है। तो यानी कि देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी देखिए, अगर टक्कर की बात किया जाए तो पिछले बार जो कांग्रेस ने भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था कुछ दिन पहले, 9 महीने पहले यहाँ पे एक विधानसभा है भानु प्रतापपुर विधानसभा, जहाँ पे उपचुनाव हुए थे, जहाँ पे प्रदेश के तमाम जो बड़े चेहरे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेके तमाम जो चेहरे यहाँ पे रैली के लिए आए थे, चुनाव प्रचार में आए थे, तब भी जो है भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जिसको देखते हुए लगता है कि अभी वर्तमान समय में जो 2023 का विधानसभा है इसमें जो भाजपा है किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करना चाहते, किसी भी प्रकार का कोई चूक नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो 2023 का विधानसभा है भाजपा के लिए अहम होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है वो भी इस पर डिपेंड करेगा, वो भी इस चुनाव के जरिए देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो बीजेपी कर ही पहुंचेगी, और साथ ही प्रधानमंत्री को भी स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया गया है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण भी बीजेपी को दिख रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के रूप में आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के पक्ष में वोट मांगते हुए दिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और तमाम जनता भी मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजाम भी प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम को भी आज दिल्ली बुलाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे राजधानी दिल्ली में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचेंगे दिल्ली। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया है दिल्ली। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बुलाए गए हैं दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचेंगे दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होगी मीटिंग। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हो सकती है चर्चा। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। मंत्री बीएल वर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति भी बुलाई गई हैं। संगम लाल गुप्ता समेत कई नेता मीटिंग में बुलाए गए हैं। ओबीसी समाज को लेकर आज दिल्ली में होगी बड़ी मीटिंग। बीजेपी के बड़े नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। ओबीसी समाज को लेकर के आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे, जहां पर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उनके साथ
मीटिंग भी करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही तमाम बड़े मंत्री और बड़े नेता पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। ओबीसी समाज को लेकर की जाएगी अहम चर्चा, जिसके चलते आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम बड़े नेता भी मौजूद नजर आएंगे। मंत्री बीएल वर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति भी बुलाई गई हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जो दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग बुलाई गई है वो एक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ये सारा कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, उसके अलावा भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ कई ऐसे मंत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनकी आज गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक होनी है। और बैठक में चर्चा इस बात को लेकर होनी है कि पिछली बार जो सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान हार गए थे या ये कहीं पिछड़ गए थे, तो उन सीटों को लेकर चर्चा होनी है, एक रणनीति तैयार करनी है। साफ तौर पर मैं बता दूं कि चुनावी रणनीति के लिए एक विशेष तौर पर ये बुलावा न्योता भेजा गया है। इसके अलावा अहम बात निकलकर ये भी सामने आ रही है कि जिन पार्टियों से सहयोगी दल जो बीजेपी में शामिल हुए थे उनमें कुछ नेता जैसे ओम प्रकाश राजभर है, इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में जुड़े थे, उनको लेकर भी चर्चा गर्म बताई जा रही है कि उनको कुछ ऐसा पद मिल सकता है जिसको लेकर चर्चा हो। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि पार्टी की तरफ से इस बात पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर नहीं लगाई है फिलहाल। जी, जिस प्रकार से आज बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग बुलाई गई है और तमाम जो बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तमाम जो बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं एक तरफ, तो उन पर डिस्कशन किया जाएगा। जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी ने इस तरह से आज मीटिंग बुलाई है जिसमें कई बड़े नेता पहुँच रहे हैं, तो क्या कुछ विपक्ष में खलबली देखने को मिल रही है इस बात से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो विपक्ष ने अपना गठबंधन इंडिया गठबंधन बनाया है उसको उसमें सेंध लगाने के लिए ही मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, ये उत्तर प्रदेश में एक रणनीति तैयार की जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं उसको लेकर एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसमें ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से जो है ऐसी कौन सी सीट है, जिन कौन से बिंदु है। विशेष तौर पर मैं बात बता दूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो विशेष तौर पर जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है विशेष तौर पर, और हमने अक्सर देखा भी है कि उत्तर प्रदेश में जाति का मुख्य मुद्दा रखा जाता है। और उसी को दौरान मद्देनजर रखते हुए सब कुछ को समय से पहले बीजेपी एक रूपरेखा तैयार कर लेना चाहती है। और उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी के साथ ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये रणनीति है सब कुछ लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही है और अहम भूमिका के रूप में सीएम योगी जो है वो मौजूद रहेंगे। जी, यानी कि देखा जाए तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वोट मांगा जाता है, उस पर एक विशेष रणनीति बनाई जा सकती है। साथ ही देखेंगे तो इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव, ऐसा चल रहा है कि इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव जब साथ में थे और उस दौरान कांग्रेस और अखिलेश यादव में थोड़ी सी फूट देखने को मिली थी, जहां पर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी नजर आ रहे थे। तो क्या इस मौके का भी फायदा उठाती नजर आ सकती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए मैं इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है वो चाहती यही है कि ऐसा कोई खेल हो जाए या बात करें ऐसा कुछ हो जाए कि जिन पार्टियों ने इंडिया गठबंधन को बनाया है उसमें सेंध लग जाए, वो टूट जाए या छिन भिन हो जाए। क्योंकि विशेष तौर पर सारी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमने देखा है कि चाहे अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी से या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो, कई बार ऐसे मौके आए हैं कि उनको नाराज देखा गया, अच्छा खासा किसी भी कार्यक्रम से उनको नदारद भी देखा गया है। लेकिन बीजेपी इससे पहले ये जानती है कि अगर सारी पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं
जो जाति के आधार पर यूपी में चुनाव लड़ा जाता है विशेष तौर पर, उसमें सेंध लगाने में कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष का जो गठबंधन है वो कामयाब हो जाए। उसके मद्देनजर ही बीजेपी समय से पहले एक जो है पूरी बैठक कर चर्चा करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, अपने कैबिनेट का बदलाव करना चाहती है, देखना चाहती है कि वो कौन से बिंदु हैं जो हम हार को पिछली बार हार का सामना कराने के कारण बने थे, और उसमें बदलाव की वजह विशेष तौर पर यही है कि जो चुनाव होगा उसमें किसी भी प्रकार से जो है हार का सामना देखने को ना मिल सके। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आ रहे हैं उससे पहले ही बीजेपी कमर कस के तैयारियां करने में लगी हुई है, जहां पर तमाम बैठकें और मीटिंग्स भी की जा रही हैं। शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर 3 बजे के करीब एक मीटिंग होनी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पहुंचेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम बड़े नेता और मंत्री भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। करेंगे खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ में पहली बार जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अपने प्रत्याशी 46 विधानसभा में घोषित किए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन, जो छत्तीसगढ़ में कई सालों से सक्रिय थी, इस संगठन ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी को अपना समर्थन दिया है। भिलाई नगर विधानसभा से इस पार्टी के प्रत्याशी ऋतुराज वर्मा से के न्यूज संवाददाता सादिक रजा ने की है खास बातचीत। ऋतुराज वर्मा विधानसभा 65 के प्रत्याशी छड़ी छाप से। मैं जनता जो भिलाई की है वो वेल एजुकेटेड है, और वेल एजुकेटेड जनता ला यहाँ सब चीज मालूम है कि यहाँ काय कमी है। यहाँ सबसे ज्यादा जो है अपराध बढ़ाते। आज से 10 साल 15 साल पहले यहाँ कोनो अपराध नहीं रही है, एकदम शांति रही है। लड़का मन बाहर जिला ले आवे, भिलाई में पढ़े, आराम से उमन IIT MBA वहां तक जावे, सिम्बौर से अलग अलग राज्य में, और हाई एजुकेशन करे बर जाए। मगर आज की स्थिति ऐसे है कि लोगन मन अपन लइकल भिलाई नहीं भेजाते। तब ये जो जीरो क्राइम है वो हमें प्रत्याशी जीत के भिलाई ला वैसने बना सको जिसने पहली भिलाई रही है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का मुख्य उद्देश्य है जो निंदा जो छत्तीसगढ़िया 100 साल 200 साल से यहाँ राहत रही है, ओकर मन के जो शोषण हुआ थे आज की डेट पे, ओला ना नौकरी मिला है ना रोजगार मिला है। बेचारा सीधवा है तो बोला सीधा आदमी ला तो सबसे पहली नौकरी दे जाते, मगर बाजू में BSP प्लांट है, कोनो सुपरवाइजर आप मन ला छत्तीसगढ़िया नहीं मिली, कोनो ठेकेदार आप मन ला छत्तीसगढ़िया नहीं मिला। काबर की प्रांत के आए व्यक्ति मन 2-5 करते अपन बड़े बड़े बिल्डिंग में आए थे, और ओमन 2 नंबर के काम में पूरा लिप्त रही थे। एकर से छत्तीसगढ़िया समाज सोची थे कि हमन तो अच्छा आदमी, सब जन कहते कि छत्तीसगढ़िया सब बढ़िया। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद बज चुका है। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा अपने ही पार्टी के लोगों से नजर आ रहा है, उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी आ गई है। अपने रूठों को मनाने में हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अछूती नजर नहीं आ रही है। आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जहीर खान ने गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। आपको बता दें कि इस विधानसभा में अमित जोगी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिससे ये सीट का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरह कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल हैं, वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी सांसद विजय बघेल चुनाव में उतरे हैं और आम आदमी पार्टी से अमित हिरवानी को टिकट दिया गया है। खबर बंदायूं से आपको बताते हैं, जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय में चले लात घूसे और थप्पड़। रजिस्ट्री कार्यालय में चले लात घूसे और थप्पड़। बिसौली स्थित रजिस्ट्री कार्यालय बना जंग का मैदान। बिसौली स्थित रजिस्ट्री कार्यालय बना जंग का मैदान। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 2 पक्षों में बैनामा को लेकर विवाद में हुई मारपीट। 2 पक्षों में बैनामा को लेकर विवाद हुआ, साथ ही मारपीट और जमकर चप्पल भी चलाई गई। कार्यालय परिसर में जूते चप्पल भी चलाए गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों पर की कार्रवाई।
बिसौली के तहसील परिसर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय बना जंग का मैदान। रजिस्ट्री कार्यालय में चले लात, घूसे और थप्पड़। बिसौली स्थित रजिस्ट्री कार्यालय बना जंग का मैदान। दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दो पक्षों में बैनामा को लेकर विवाद में हुई जमकर मारपीट। दो पक्षों में बैनामा को लेकर विवाद में हुई जमकर मारपीट। कार्यालय परिसर में चले जूते, चप्पल और लात, घूसे। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों पर की कार्रवाई। बिसौली के तहसील परिसर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय में जमकर चले लात, घूसे और थप्पड़। बिसौली स्थित रजिस्ट्री कार्यालय बना जंग का मैदान। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से कार्यालय में जमकर मारपीट हो रही है और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर वार करते भी नजर आ रहे हैं, जहां पर जमकर लात, घूसे, चप्पल भी बरसाई जा रही है। दोनों पक्षों के लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरह से कार्यालय में जंग का मैदान बनाया हुआ है वो बेहद चिंताजनक स्थिति है, जहां पर देख सकते हैं कि कार्यालय में किस तरह से जो आमजन है वो भी परेशान है, उनका भी काम रुकता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दो पक्षों में मारपीट हुई है उस देखा जाए तो बाकी के लोगों का भी काम अवरुद्ध होता नजर आ रहा है। कार्यालय को एक जंग का मैदान बनाकर रख दिया है। खबर बंदायूं से बता रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय में दो पक्षों में हुई भिड़ंत। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जहां पर जमकर चले लात, घूसे और थप्पड़। दो पक्षों में बैनामा को लेकर विवाद में हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों पर की कार्रवाई। बिसौली के तहसील परिसर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों के लोगों में जमकर हुई मारपीट। बता दें कि बैनामा को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस हो चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर गाजियाबाद से बताते, जहां पर 11 साल की बच्ची से युवक ने किया दुष्कर्म। घर में अकेला पाकर 22 वर्षीय युवक ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। मोदीनगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घर में अकेला पाकर 22 वर्षीय युवक ने 11 वर्षीय बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। मोदीनगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 साल की बच्ची से युवक ने किया दुष्कर्म। खबर गाजियाबाद से बता दें, जहां पर 11 साल की बच्ची को घर में अकेला पाकर 22 वर्षीय युवक ने उसके साथ किया दुष्कर्म। परिजनों ने मामले की तहरीर पुलिस को दे दी है। बता दें कि पुलिस ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है, जिस पर मोदीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 11 साल की बच्ची से युवक ने किया दुष्कर्म। बता दें कि 11 साल की बच्ची से 22 वर्षीय युवक ने किया दुष्कर्म। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर 11 वर्षीय बच्ची को घर में अकेला पाकर युवक ने उसके साथ किया दुष्कर्म। परिजनों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। मोदीनगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
खबर गाजियाबाद से, जहां पर 11 साल की बच्ची से युवक ने किया दुष्कर्म। घर में केला पाकर 22 वर्षीय युवक ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। मोदीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्यारह साल की बच्ची से युवक ने किया दुष्कर्म। खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर घर में अकेला पाकर 22 वर्षीय युवक ने 11 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। मोदीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस बीच राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, उससे पहले राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, जहां पर आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की पेशी आज। सीएम दफ्तर से लेकर ईडी के कार्यालय तक सुरक्षा की गई कड़ी। आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की पेशी है आज। पेशी को लेकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद। सीएम दफ्तर से लेकर ईडी के कार्यालय तक की गई सुरक्षा कड़ी। दिल्ली शराब घोटाले की जांच के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से की जाएगी पूछताछ। और राजधानी दिल्ली से, जहां आज ईडी के सामने पेश होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की आज पेशी होनी है। पेशी को लेकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सीएम केजरीवाल को पेशी के लिए बुलाया गया है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज ईडी के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पेश होना है और लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी बिफर गई है, नाराज है, लगातार विपक्ष पर हमला कर रही है, बीजेपी सरकार पर उनका हमला कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की योजना है और नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी अच्छे काम करे। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज लगातार केंद्रीय सरकार बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं। उसके अलावा आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री है, वो लगातार हमला कर रही है। और साफ तौर पर उनका यहाँ तक कहना है कि आज जब ईडी के समक्ष अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब देंगे तो उसके बाद हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये भी संभावना आतिशी की तरफ से जताई गई है। और बात अगर सुरक्षा की करें तो जहां से अरविंद केजरीवाल अपने निवास से निकलकर ईडी के दफ्तर तक जहां तक पहुंचेंगे, पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर जाने से रोकने की योजना भी बनाई जा रही है। और किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही अपनी कमर कस ली है। जी, जैसा कि पहले भी देखा गया है, जब मनीष सिसोदिया और उनको गिरफ्तार करके ले
ले जाया जा रहा था या फिर उनको जब पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, तब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए थे। और उसके बाद जब सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी की गई थी, तो उस दौरान भी आम आदमी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए थे और प्रदर्शन किया गया था जगह जगह पर। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है छावनी में तब्दील किया गया है दिल्ली को, क्या इस प्रकार से माना जाएगा? तो जैसा कि दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था तो कर रखी है, लेकिन क्या तब भी कोई ऐसी खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की पेशी आज ईडी के समक्ष तो होनी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री जो है, विभाग के मंत्री है राजकुमार आनंद, उनके यहाँ पर भी सुबह से ईडी का लगातार छापा जारी है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और ज्यादा नाराज है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साफ तौर पर ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि जब भी चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन हो, जब भी इनकी गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी नाराजगी या बात करें प्रदर्शन भी करते हैं। इसके अलावा जब भी संजय सिंह की पेशी होती है, चाहे मनीष सिसोदिया की पेशी होती है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही कोर्ट के बाहर एकजुट होने की कोशिश करते हैं ताकि जो है सरकार पर हमला कर सके। लेकिन लगातार जो है दिल्ली पुलिस इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए अपनी कमर पहले से कस लेती है, और कई रास्ते ऐसे होते हैं दिल्ली में जिनको बंद कर दिया जाता है। और दिल्ली पुलिस लगातार जानती है आज अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आपको हंगामा या अपनी नाराजगी पेश करते हुए जरूर दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ पर लगातार ईडी की छापेमारी और ईडी की पूछताछ से जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो लगातार बीजेपी पर भी हमलावर होते दिखते हैं, लगातार वो बीजेपी पर निशाना साधते हैं, जहाँ पर तमाम तरह के जो आरोप है वो भी बीजेपी पर लगाए जाते हैं। तो फिलहाल अभी जब ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है, तो उस दौरान भी क्या कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा हो? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी में मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो या गोपाल राय हो, लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है, उनके अच्छे कामों से डरी हुई है, और इस तरीके का काम कर बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। और ईडी की बात करें तो बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पे कर रही है, बीजेपी के कहने पे कर रही है। और इसी वजह से लगातार जितने भी मैंने बताया ये मंत्री हैं वो साफ तौर पर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उनका एक ही शब्द बार बार आपको सुनने को मिलेगा कि ये ईडी की कार्रवाई नहीं है, ये बीजेपी की कार्रवाई है। जी बिल्कुल प्रवेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज आबकारी नीति मामले में ईडी जो है वो सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी, जिसको लेकर के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों को और अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर राजधानी में युवक की हत्या से मचा हड़कंप। राजधानी लखनऊ में युवक की हत्या से मचा हड़कंप। गोपालखेड़ा गांव में युवक की पीट कर की गई हत्या। गोपालखेड़ा गांव में पीट कर की गई युवक की हत्या। बीच बचाव करने आए मृतक के भाई को भी जमकर पीटा गया। युवक का शव सड़क के किनारे फेंक कर आरोपी हुए फरार। बीच बचाव करने आए मृतक के भाई को भी जमकर पीटा। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपालखेड़ा गांव का पूरा मामला। राजधानी में युवक की हत्या से मचा हड़कंप। खबर हम आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में युवक की हत्या से मचा हड़कंप। गोपालखेड़ा गांव में युवक की गई पीट कर हत्या। युवक का शव सड़क के किनारे फेंक कर आरोपी हुए फरार। बीच बचाव करने आए मृतक के भाई को भी दबंगों ने जमकर पीटा है। युवक का शव सड़क के किनारे फेंक कर आरोपी हुए फरार।
बीच बचाव करने आए मृतक के भाई को भी जमकर पीटा। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपालखेड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर राजधानी लखनऊ में युवक की हत्या से मचा हुआ हड़कंप। गोपालखेड़ा गांव में युवक की पीट कर की गई हत्या। युवक का शव सड़क के किनारे फेंक कर आरोपी हुए फरार। बीच बचाव करने आए मृतक के भाई को भी जमकर पीटा। युवक का शव सड़क किनारे रखकर आरोपी हुए फरार। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपालखेड़ा गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का शव सड़क किनारे फेंक कर आरोपी भी हुए फरार। वहीं बीच बचाव करने आए मृतक के भाई को भी जमकर पीटा। खबर मरवाही विधानसभा से है, जहां वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधायक डॉक्टर के ध्रुव को उम्मीदवार घोषित किया। इन सभी मुद्दों को विधायक प्रत्याशी से हमारे संवाददाता रितेश शुक्ला ने की है खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मरवाही से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ जो आदिवासी नेता आपके पार्टी पे थे, चुनाव से पहले आपको टिकट मिलने के लिए वो लगातार विरोध कर रहे थे। टिकट मिलने के बाद भी देखा गया कि अन्य दलों से वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप सभी को साथ लेकर के नहीं चल पाए? जी देखिए, टिकट मांगना सभी का अधिकार था, सभी ने मांग अपना आवेदन दिए और टिकट नहीं मिले तो दूसरी पार्टी में चल दिए। उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता, मैं तो संगठन के साथ हूँ, काफ़ी लोग मेरे साथ हैं। जो नाराज हुए हैं उनको भी आज संगठन में आने के लिए मना रहे हैं। मरवाही को जैसा देखा जाता है कि आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में कई बड़े आदिवासी चेहरों का पार्टी का चुनाव से तुरंत पहले अगर छोड़ जाना साथ, तो क्या पार्टी को इसका कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, किसी 1-2 आदमी के निकल जाने से पार्टी बड़ी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, चले जाने से कांग्रेस का काम नहीं रुकेगा। और जो चल दिए हैं, हम जो पुराने अपने कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ हमारे साथ, हमारे पूर्व विधायक श्री पहलवान सिंह मरावी जी भी हैं। हमारे क्षेत्र में नदी में पुल और जो बहुत वर्षों से नहीं बन पाया था, और आवागमन के लिए जो सड़क थे, जैसे बस्ती बगरा से बसंतपुर तक, उधर मरवाही से हुई तो काफ़ी जर्जरी सी, तो ये काम हुए हैं। मरवाही की जनता की पुरानी मांग रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। जब आप प्रत्याशी के रूप पे उपचुनाव पे आए तो एक आस जागी थी जनता के मन में कि कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर मिल सकती हैं, लेकिन आज तक स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको उतने बेहतर तरीके से नहीं मिल सकी हैं। तो क्या रहेगा आगामी प्लान आपका अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो? जी देखिए, हमारे यहाँ 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक जिला अस्पताल, और जिला लेवल के इलाज यहाँ हो पा रहा है। कुछ विशेषज्ञ कमी निश्चित ही आने वाले समय में विशेषज्ञ हो जाएंगे तो वो कमी को भी पूरी कर पाएंगे। आपका टक्कर की अगर बात करें तो जैसे गुलाब राज हैं JCCJ में, जो कि आपके पार्टी से ही गए हैं, तो बीजेपी से आप अपनी टक्कर देखते हैं या फिर JCCJ से देखते हैं? देखिए, हम तो पिछले उपचुनाव में भी काफ़ी बहुमत से जीते थे। कांग्रेस पार्टी की जो योजना थी उसको लेकर पहुंची जनता तक। आज भी उन्हीं योजनाओं के तहत हम उनके बीच जा रहे हैं और निश्चित ही जीत हासिल होगी, जनता का विश्वास मिलेगा। राज्य में करीब कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी इस बार? अब राज्य में हम तो पूर्ण बहुमत 75 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और देखिए जनता का मत है और कांग्रेस के जो कार्य हुए उनको उसके पक्ष में जनता मतदान करेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं आप, डॉक्टर के ध्रुव ने हमें बताया कि इस बार भी विधायक के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया है और निश्चित ही वो मरवाही से जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ रितेश शुक्ला, के न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ मरवाही से छत्तीसगढ़ में पहली बार जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अपने प्रत्याशी 46 विधानसभा में घोषित किए हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन छत्तीसगढ़ में कई सालों से सक्रिय थे। इस संगठन ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी को अपना समर्थन दिया है। भिलाई नगर विधानसभा से जोहार पार्टी के प्रत्याशी ऋतुराज वर्मा से हमारे संवाददाता सादिक रजा ने की है खास बातचीत। विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पे आशाराम जी मौजूद है, जो कि पहले जनपद सदस्य रह चुके हैं। उनके सामने जो है शंकर ध्रुव जो प्रत्याशी है, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे। आपके हिसाब से चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? किसान हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा सबका साथ सबका विकास, और किसानों का आय डबल कैसा हो, इसका चिंता हम लोग करेंगे। और जो यहाँ का रोड 15 साल में जो बनाया है रमन सिंह जी ने, दूसरे अपना कांग्रेस के जो है विधायक थे, 10 साल से विधायक थे, यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, पेच वर्क नहीं हुआ। यहाँ तो ऐसा भी देखने को मिला कि रोड में डामर के जगह में मुरुम पाट के इसको पानी डालने का काम किया। और सड़क के किनारे जो घर बसा है, उन परिवार को पूछिए कि क्या दुर्दशा है। वो जो धूल और वो जो कंकड़ मिट्टी जो डामर के जाते हैं, उनके घर में पूरा डस्ट रुमा घर में भरे हैं और दमा और खांसी से प्रताड़ित हैं। और प्रताड़ित के साथ यहाँ के जो हॉस्पिटल है, शासकीय हॉस्पिटल जो कांकेर जिला का नामी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल ऐसा स्थिति है कि हम रिफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। अगर भाजपा की सरकार रहती तो ये और बेहतर होता इससे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। ताम्रध्वज घर घर जाकर कांग्रेस सरकार के कार्यों को बताकर मंत्री ताम्रध्वज साहू लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा सघन रूप से कर रहे हैं। इस दौरान के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर से मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने बातचीत कर चुनावी मुद्दों पर अपनी रणनीति बनाई है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम हैं दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में, जहां से स्वयं दोबारा प्रदेश के गृह मंत्री फिर यह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ विकास की बातों को लेकर यह वह चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम तो के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। के न्यूज़ इंडिया के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्योंकि हमने काम देखा आपका, आपने जो रोड सड़कों का जाल बिछाया, अब क्या कुछ की प्राथमिकताओं को लेकर आप यह चुनाव लड़ रहे हैं? पिछली बार जब चुनाव लड़ा उसके बाद 5 साल में हमारे गांव के हमारे भाई लोग, सब साथी लोग जो जानकारी दिए, जहां जहां समस्याएं बताई, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया। और अधिक से अधिक सड़कों में भवनों का, पुल पुलिया का, गली सीमेंटीकरण का, नाली का, वो सब काम हम लोगों ने किया। और सरकार की ओर से जितने हम लोगों ने वादे किए थे वो सब पूरा किए, चाहे किसान का कर्जा माफ़ी की बात हो, धान खरीदी की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो, सिंचाई कर माफ़ की बात हो, सब काम हम लोगों ने किया और उससे आगे बढ़कर भी किया। इस बार हम लोग फिर से गांव की आवश्यकता जो 5 साल में अनुभव हुआ है, उसके आधार पे हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं और घोषणा भी किया है। धान खरीदी की, कर्जा माफ़ी की, बिजली बिल निःशुल्क 200 यूनिट तक करने की, स्वास्थ्य के लिए राशि बढ़ाने की, इलाज के, सारे कुछ किया गया है। मुझे अपने क्षेत्र का जहाँ तक प्रश्न है, मुझे अपने क्षेत्र में जो आगे काम करना पड़ेगा, सिंचाई के क्षेत्र में किसानों के लिए सुविधा अगर उपलब्ध हो तो उस दिशा में ज़रूर हम काम करना चाहेंगे। और भी जो बातें आएंगी उसको, स्वास्थ्य के क्षेत्र, सिंचाई का क्षेत्र, ये मूल मुद्दा रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का 2 दिन पहले दौरा था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर गजनी का खिताब उनके द्वारा दिया गया। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? ये सारा काम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार करती है। बहुत गलत ढंग से बात करते हैं बीजेपी के लोग। हमारे छत्तीसगढ़ में समरसता, आपस में भाईचारा, समरसता का माहौल रहता है और हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं, भाजपा कांग्रेस सब मिलना जुलना रहता है, कोई दुश्मनी नहीं होती।
चुनाव को चुनाव के नज़रिए से लड़ते हैं। पर मैं अनुभव कर रहा हूँ बाहर के प्रदेशों से जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं वो समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उल जलूल बात कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इतना अच्छा काम किया है 5 साल में, जिसका कहीं पर पूरे भारतवर्ष में तुलना नहीं किया जा सकता। तो और उसको इस प्रकार की उपाधि देना बहुत गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, चूंकि पिछले बार भी आप मुख्यमंत्री बनने के उसमें से चूक हो गई थी, इस बार अगर मुख्यमंत्री का अगर आपको दिया जाता है तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं कभी किसी पद के दौड़ में नहीं रहता, ना कुछ महत्वाकांक्षा पालता। मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से यह वो चुनाव लड़ रहे हैं। के न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ रवि कुमार सोनकर, दुर्ग। जांजगीर जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीद शुरू हो गई है। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि सभी धान खरीदी केंद्रों में बारदानों का आवंटन भी कर दिया गया है और बारदानों का सत्यापन भी हो गया है। वहीं प्रभारी व नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था भी की गई है। जो बेसिक तैयारियां होती हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बारदाने हमारे पहुंच चुके हैं। बाटा तोला का जो सत्यापन किया जाना था वो हो गया है। प्रभारी अधिकारी, नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ऑनलाइन टोकन और ऑफलाइन टोकन की सुविधा दोनों उपलब्ध है, तो किसान अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या समिति से टोकन कटवा करके बेझिझक धान खरीदी केंद्र पे पहुंचे। किसानों को कुछ सुझाव के लिए ऐसे कोई टोल फ्री नंबर है जो हमारा कंट्रोल रूम रहेगा धान खरीदी के लिए, वो आपको भी जारी कर दिया जाएगा प्रेस रिलीज के साथ में। तो कुछ भी समस्या आती है, कुछ शिकायत आती है, उस पर आप खबर सुकमा से है, जहां सुकमा के दौरे पर रहे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। जहां कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा के लिए वोट मांग 5 बार विधायक रह चुके कवासी लखमा 6वीं बार चुनावी मैदान में भाजपा के संगठित होने से इस बार कवासी लखमा को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने समूचा विकास किया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाई गई, लाखों लोगों को काम दिलवाया गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले गए। क्या वो मोदी ने बनाई? मोदी भाषण के दौरान में ऐसी बातें करते हैं कि 2014 में मोदी ने आजादी दिलाई, यही मोदी का नियम है। उन्होंने पीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 गुना एमएसपी धान खरीदी करने के वादे किए थे, क्या उन्होंने वादा पूरा किया? छत्तीसगढ़ की शासन ने एमएसपी 2500 में खरीदी की है। छत्तीसगढ़ की शासन ने किसानों के हित में काम किया है। खबर सख्ती से है, जहां भाजपा ने 24वां राज्य स्थापना दिवस अलग अलग तरीके से मनाया। चंद्रपुर विधानसभा के टंडूरी ग्राम पंचायत में बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी संयुक्ता सिंह जूदेव शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बात करते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि पिछले 15 सालों में भाजपा सरकार ने नए छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है। भाजपा सरकार ने सर्व वर्ग को सशक्त बनाने की पहल की है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और हम लोग के लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, तो हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। और छत्तीसगढ़ को निरंतर विकास में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी 15 साल में करती रही, लेकिन पिछले 5 सालों में आज छत्तीसगढ़ का जो हाल है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। आज छत्तीसगढ़ में ना माताएं बहनें सुरक्षित हैं, लगातार यौन उत्पीड़न बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, लूट खसोट बढ़ रही है, हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, अपराध बनता जा रहा है छत्तीसगढ़, नशा बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आज अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल हड़ताल पे हैं। आज विकास के नाम पे शून्य है छत्तीसगढ़। गांव-गांव, गली-गली में आप देखिए तो शून्य विकास है।
खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने ललित चंद्राकर को भाजपा प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर भाजपा सरकार के 15 सालों के विकास कार्यों को बताते हुए अपने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा कर रहे हैं। इस दौरान के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर से ललित चंद्राकर ने बातचीत कर जगदलपुर विधानसभा के विभिन्न मुद्दों पर अपनी चुनावी रणनीतियों को कुछ इस तरह बयां किया है, सुनाते हैं। इस समय हम हैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में, जहां पे भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में ललित चंद्राकर जी को उतारा है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ विकास कार्यों की बातों को लेकर वह यह चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम तो के न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बताएंगे कि यहाँ पर अभी जो चुनाव जो लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शासन और वर्तमान में जो 5 साल का जो कांग्रेस की जो सरकार है, उन दोनों को तुलनात्मक करके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को हम बता रहे हैं कि उस 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के लिए, गरीबों के लिए क्या क्या काम किए और कौन कौन सा योजना था, और उस समय जो विकास की जो गंगा थी वो कैसे बह रही थी छत्तीसगढ़ में। और वर्तमान में जो सरकार कांग्रेस के 5 साल में केवल घोषणा किए और घोषणा के सिवाय कुछ नहीं किया। आज पूरे दुर्ग ग्रामीण और पूरे छत्तीसगढ़ में आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे छत्तीसगढ़ में और हमारे यहाँ दुर्ग ग्रामीण के जो वर्तमान विधायक हैं वो PWD, गृह मंत्री और पर्यटन मंत्री, ये तीनों भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री हैं और CM के बाद सेकंड प्रोटोकॉल में आते हैं। इतने भारी भरकम मंत्रालय होने के बावजूद इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जुआ सट्टा जोरों से चल रहा है। क्योंकि अगर आप चुनाव अगर जीत के आते हैं तो प्रथम जो आपकी प्राथमिकता है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को लेकर, चूंकि आप लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा कि आप पिछले 5 वर्षों में भी आप यहाँ पे आपकी एक्टिविटी रही है, तो क्या कुछ प्राथमिकता आपकी रहेगी अगर आप चुनाव जीतकर अगर आप आते हैं तो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी। यहाँ की जनता ने भी ठान लिया है। यहाँ जनता के जो हित के जो सबसे पहले मूलभूत जो सुविधा है, पानी, रोड, नाली, लाइट, ये मूलभूत व्यवस्था होती है जनता की। ये काम को सबसे पहले देखेंगे, इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ कमी है उसको पूरा करेंगे और लगभग दुर्ग ग्रामीण में सभी ये इस चीज़ों मूलभूत की जो हम कमी पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी को लेके और शुद्ध पेयजल, और उसके बाद जो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेके, नशे को लेके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आएगी, नशे का कारोबार और कानून व्यवस्था को लेकर दुरुस्त करेंगे और एक भी अवैध काम हमने क्षेत्र में होने नहीं देंगे। और नशे के जो कारोबार है, जो नशा है, उसको हम टोटल अपने क्षेत्र में बंद करेंगे और इस क्षेत्र की जनता को हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। जो वर्तमान में इस क्षेत्र की जनता अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर रही है। आए दिन ऐसी ना कोई घटना होती है जिसके कारण बड़ा घटना इस क्षेत्र के लोगों के साथ घटती है और हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां शाम को अपने घर से निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्षेत्र की जनता देख रही है कि उनके लिए कौन सही है, कौन गलत है, और क्षेत्र की जनता चाहती है कि अपने बीच के बच्चे को चुने, अपने बीच के जाना पहचाना चेहरा को चुने। क्या नाम है आपका? तो ये थे हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी, जिन्होंने कई बातों को जाना कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर वह स्वयं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से स्वयं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ रवि कुमार सोनकर, के न्यूज़ इंडिया, दुर्ग। देश के बात पे फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।